देखो अपना, अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए और आपने ये बात पकड़ ली तो अपना एक तरीके से डीपीएसपी तो कंप्लीट है। मैंने कहा था ना फंडामेंटल राइट्स की तरह इसमें टाइम नहीं लगना अपना। अब कुछ एक चीज़ें समझते हैं भी, सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भाई बी एन राव, यहाँ पे बात होगी किसकी, बी एन राव की, ठीक है। और ये आपको हिस्टोरिकली क्यों याद रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइजर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल या सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्या थे ये, हाँ। क्योंकि देखो ऐसे तो वकील तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हैं और इसमें तो वकीलों की भरमार थी, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी थे। तो कोई तो होगा ना जिसको इस काम की तरफ भी तो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा ना, उसका काम यही हो, ठीक है। अब वो अपना काम छोड़ के लीगल एडवाइजरी भी कर ले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बी आर अम्बेडकर अपना वो काम भी कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा चीज़। इन्होंने क्या कहा भी, इन्होंने रिकमेंड किया दैट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और इसके लिए एक तेज बहादुर सप्रू का नाम भी आता है। इन्होंने कहा भी राइट्स जो है वो दो तरीके से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दो तरीके से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। ठीक है भाई, पहले तो वो जो कोर्ट से एनफोर्स किए जा सकते हैं और एक वो जो कोर्ट से एनफोर्स नहीं किए जा सकते। ठीक है भाई, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्सिक्वेंटली द फंडामेंटल राइट्स। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर ली और जस्टिसेबल के रूप में तो हमें मिल गए, कौन मिल गए, फंडामेंटल राइट्स मिल गए। ठीक है, कहाँ मिले, पार्ट थर्ड में मिल गए। ठीक है, आर्टिकल, इस पार्ट थर्ड के आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल के फॉर्म में हमको डीपीएसपी मिल गए। क्या मिल गए, डीपीएसपी मिल गए। पार्ट कौन सा, सिक्स्थ, फोर्थ, पार्ट फोर्थ। आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 36 टू 51। ठीक है भाई, इसके बाद भी हैं। अब यहाँ पर एक याद कर लेना भाई, अदर राइट्स, या इसको ऐसे करो, राइट्स अदर देन, राइट्स अदर देन पार्ट थर्ड, और चलो अपने फोर्थ भी लिख देते हैं। ये कुछ और राइट्स भी है क्या, बिल्कुल है भी। आर्टिकल 265 राइट टू टैक्स, राइट टू टैक्स। अब क्या, राइट टू टैक्स, ये टैक्स का कौन सा राइट होता है, टैक्स देना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये कौन सा राइट है मेरा ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स जो है बिना कानून बनाए हुए नहीं लगा सकती। एक चीज़ को याद कर लेना भाई, इसमें आता है एक ना, एक स्टेटमेंट आता है कि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश द टैक्स, ठीक है, बट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यार ये स्टेटमेंट सही क्या है, इसका मतलब ये है भाई, सिंपल सा सीधी सी बात है कि कोई भी टैक्स हो उसको कम करना है और उसको हटाना है, अच्छी बात है। तो उसको गवर्नमेंट जो है, उसको गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकती है।
उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। टैक्स को कम करना है या क्या करना है, हटाना है, रिपील करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या टैक्स की ऑलरेडी जो रेट है उसको इंक्रीज करना है तो कैसे होगा, तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। हाँ भी, आर्टिकल इसके आगे 300A, इसके बाद में आर्टिकल 301 एंड आर्टिकल 326, राइट टू टैक्स 265, राइट टू प्रॉपर्टी 300A जो पार्ट 12 में, अब राइट टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इंटरकोर्स मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना जाना, ठीक है, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, ये 301 में, ठीक है। ये पार्ट 13 शुरू हो जाता है इसके बाद में, 300A के बाद में पार्ट 13 आता है, उसमें है ये। और इलेक्शन से रिलेटेड पार्ट कौन सा है, पार्ट 15 है, 14 है, 15 है, 14 है। कई बार छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती हैं, पर आपको मेरे से अभी तो ज़्यादा याद होना चाहिए। पार्ट 15 है अभी, 14 नहीं है। और 14 कैसे होगा, अब एक बात बताओ, 14 कैसे होगा, क्योंकि 14 है तो ट्राइब्यूनल होगा, 14A क्या होगा, ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के इलेक्शन से क्या लेना देना। अगर 14th इलेक्शन होगा तो 14A ट्राइब्यूनल होगा, 14A तो ट्राइब्यूनल ही होगा, तो 14A को इस ट्राइब्यूनल के 14A में जो ट्राइब्यूनल है उसको इलेक्शन के बाद क्यों जोड़ेंगे, क्या लेना देना है, किसके बाद जोड़ेंगे, इसका लेना देना है सर्विसेज से, किससे लेना देना है, तो पार्ट 14 में क्या होगी, सर्विसेज होंगी, और फिर पार्ट 14A में क्या होगा, ट्राइब्यूनल होगा, ठीक है, और उसके बाद 15th में क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के अंदर 326 राइट टू वोट, ठीक है भी। और ये सारे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन पे क्वेश्चन बनते हैं कि ये आपके कौन से राइट हैं। अगर ऑप्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया है तो यही आंसर होगा, और वरना फिर आपके ये कौन से राइट है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो सारे ही हैं, फंडामेंटल राइट भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल फॉर्म में, या फिर आपने कहें कि एनफोर्सिबल फॉर्म में प्रोवाइड किए गए, ये नॉन एनफोर्सिबल फॉर्म में प्रोवाइड किए गए, ठीक है। इसके बाद में 37 भी डाल दिया गया। 37 जो आर्टिकल डाला गया डीपीएसपी में, पहले तो राइट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, BN राव की भूमिका है इसके अंदर कहीं ना कहीं, और किसकी है, तेज बहादुर सप्रू की है, और फिर राइट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया। लेकिन 37 आर्टिकल भी डाला गया डीपीएसपी में, उसमें खास तौर पे लिख दिया गया कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, and it is the duty of the state to keep them in mind while making laws and policies, ठीक है भी। तो ये ध्यान रखना भी। अच्छा एक चीज़ और, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी भी बन जाते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाते हैं, हमारे लीगल राइट्स बन जाते हैं, डीपीएसपी हमारे सोसाइटल राइट्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाते हैं, और गवर्नमेंट पर मोरल प्रेशर एंड मोर देन मोरल प्रेशर ये पॉलिटिकल प्रेशर बन जाते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा इस तरीके से काम। हाँ क्या कह रहे हो, देखो दो तीन चीज़ें हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल, ध्यान से सुनना भी, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल। क्यों, तो भी इसके दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहला, द कंट्री डिड नॉट पॉजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। तो सरकार की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, सरकार उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी, काम करेगी। अभी मान लो इकोनॉमिक क्राइसिस है, नहीं है, सरकार कहती है नहीं है, विपक्ष कह रहा है, या व्हाटएवर जो भी है, तो इस समय सरकार जो है वो ऐसी योजनाएं निकालने का सोचेगी क्या, निकालने को तो निकाल देगी, लेकिन क्या सोचेगी क्या कि एक बार हम ना अफोर्डेबल हाउसेज गरीबों के लिए एक योजना लेकर आते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस में ऐसे सरकार को लेके आएगी, नहीं लेके आएगी, लेकिन गरीब क्या चाहेगा सरकार से,
कि वो लाए, लेकिन सरकार नहीं ला रही है, तो गरीब कोर्ट में पहुंच सकता है क्या कि भाई मेरे को तो चाहिए घर और ये सरकार दे नहीं रही घर मेरे को। लेकिन ये एनफोर्सेबल, नॉन एनफोर्सेबल इसीलिए बनाया है कि भाई अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो मत करो एक बार, और फाइनेंशियल कंडीशन है तो करो। तो सरकार, तो अब ये पता क्या चलेगा, वोटर को पता चलेगा ना, अखबार पढ़ेगा, रिपोर्ट्स पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि सरकार तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है और मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई अपने यही तो कहते हैं कि अभी जैसे मान लो पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो एक कहता है कि तेल बढ़ गया, दूसरा कहता है देखो कंडीशन ही ऐसी है, क्या करे, सरकार की मजबूरी है, यही तो होता है। ठीक है, अब अगर मान लो सरकार, अब मान लो कि वापस से सही दिन आए और अगर पेट्रोल के दाम नहीं घटे, तो हो सकता है कोई और रीज़न दिया जाए या कुछ भी दिया जाए। लेकिन अगर अपने को ये पता चल जाए कि यार अपने तो वापस ना बहुत अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, वेल सेटल हो गए हैं, और हमारी जो इकोनॉमी अच्छी खासी हो चुकी है, और उस समय सरकार कोई योजनाएं लेकर नहीं है, गरीब के लिए कुछ ना करे, तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। द presence of vast diversity and backwardness in the country would stand in the way of their implementation। और दूसरा, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है कंट्री में, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्या करती, सारे जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में क्या करती भाई, ये एक तरीके से हर्डल की तरह काम करते हैं। जैसे आप है ना, कई बार होता है भी, आप गरीब आदमी को कहो ना कि आप यहाँ से झुग्गी झोंपड़ी हटा के हम आपको अफोर्डेबल हाउस देते हैं, उसको लगता नहीं सरकार मेरे को यहाँ से हटाना चाहती है। ठीक है, नहीं कि मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं जाना उधर। ठीक है, फॉरेस्ट जैसे क्या कहते हैं उसे, जो ट्राइब्स हैं, अब ट्राइब्स है तो उनको यार नहीं पढ़ना, उनको कहना कि हमको हमारे कल्चर के हिसाब से रहना है। अब जिसको समझ में आ जाएगी पढ़ लेगा, लेकिन आप उनको ज़बरदस्ती थोड़ा सेटल कर दोगे कि नहीं हम आपको शहर में सेटल करेंगे या दूसरी जगह सेटल करेंगे, ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्टेब्लिश करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे कि भाई इनका इम्प्लीमेंटेशन में क्या है दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो क्या बैकवर्डनेस है, और दूसरा हम क्या है, पुअर कंट्री है, डाइवर्सिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट विद इट्स टू मैनी प्रीऑक्यूपेशंस माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन। और दूसरा, अगर ये डीपीएसपी को कर देते अपने एनफोर्सेबल, और हमारे सामने भाई 12th में अपने क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे, हमारे सामने था नेशन बिल्डिंग का चैलेंज, हमारे सामने था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट का चैलेंज, हमारे सामने था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक शुरुआत करने का चैलेंज। ठीक है, तो हमने नेशन बिल्डिंग की, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज स्टैब्लिश की, उससे पहले हमें पार्टीशन जो था वो हमारे सामने आ गया, हमने पार्टीशन को ओवरकम किया। ठीक है, उसके बाद में हमने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन करवाए, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने प्लान डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया, प्लान डेवलपमेंट को चुना। ठीक है, और प्लान डेवलपमेंट में हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की। अब अगर ये डीपीएसपी होते क्या एनफोर्सेबल, तो भी सरकार का सारा बर्डन तो ये हो जाते, सरकार का ध्यान उधर चला जाता, और वो जो अपनी मेन चीज़ें हैं वो सरकार कर ही नहीं पाती। तो ये 2-4 चीज़ें हैं भी कि क्यों इनको ऐसा रखा। लेकिन साथ में आर्टिकल 37 भी रखा, क्या रखा, आर्टिकल 37 भी रखा, और उसने फिर आगे चल के अपने, अब यही है डीपीएसपी अपना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी समझ में आ गया, डीपीएसपी और ये आज जाके ये याद कर लेना इस तरीके से, बस मेन काम यही है डीपीएसपी का। फंडामेंटल राइट्स में टाइम लगता है, इसमें अपने को एक पे नहीं जाना, इसमें जहाँ जाना था ना वो अपने यहाँ चले गए। ठीक है।